वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। एक बार फिर से उसी जोश और जुनून के साथ बीसीसी परिवार में आपका स्वागत है। आज एनटीपीसी यानी रेलवे के प्रीवियस ईयर के उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं जो मात्र 10% बच्चे बनाते हैं, 15% बच्चे बनाते हैं। आप दिल थाम कर बैठिएगा। ये 3-4 सवाल ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं एसएससी, सीजीएल, बैंक, रेलवे मिल ही जाएगा, लेकिन ये स्पेशली एनटीपीसी रेलवे के प्रीवियस ईयर के सेट का क्वेश्चन है जो आज ये ना तो मॉडरेट है ना एवरेज है, ये डिफिकल्ट टेबल है। ध्यान से देखिएगा, मैं इधर उधर की बात ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूं। एक बड़ा क्वेश्चन है, मैं इसका सॉल्यूशन दे देता हूं, लास्ट में आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि अगर पूरा करूंगा तो मुझे लगता है जोड़ घटाव करने में काफी वक्त लग जाएगा। सिर्फ आप पैटर्न को देखिएगा कितना स्मूथली बनता है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं देख रहा हूं, इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार पाता है कि जब वह एक प्रकार का चावल 50 रुपए प्रति केजी की दर से बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। जब वह दूसरी तरह के चावल को 72 रुपए प्रति किलो पर बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। यदि वह उन्हें 3.2 के अनुपात में मिलाता है और मिश्रण को 64 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है। इतना लंबा क्वेश्चन है, कोई भी देख के पेशेंस किसी का जवाब दे देगा, लेकिन मैं देखिए इसको मैं कैसे क्लियर करता हूं। मेरे दोस्त, सबसे पहले आपसे कह रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। जब लाभ प्रतिशत आपसे पूछे ना, तो किसी भी तरह में अक्सर, यदि आप मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइएगा मैथ्स बाय अविनाश सर बीसीसी, और वीडियो के लिस्ट में प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक से लेके स्टैंडर्ड तक का कंसेप्ट है, आप उसको जरूर देखिएगा, उसके बाद ये समझ में आएगा। ये एसपी है और ये सीपी है, ये एसपी है। एसपी का मतलब विक्रय मूल्य और सीपी का मतलब क्रय मूल्य। यहां पर जितनी खरीदी जाए उतनी ही बेची जाए। देखिए कितना सिंपल है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर कह रहा है मिश्रण को 64 रुपए प्रति केजी, यानी मैंने कहा कि जितना खरीदे जाए उतना बेचे जाए। यदि हमारे पास 1 केजी का सीपी मिल जाए, यदि हमारे पास 1 केजी का सीपी मिल जाए और 1 केजी का एसपी मिल जाए तो मेरा लाभ प्रतिशत फास्ट आ जाएगा। अब रही बात कि 1 केजी का क्यों सर, थोड़ा आसान हो जाएगा। 1 केजी का अगर सीपी है तो आपको 1 ही केजी का एसपी भी चाहिए। अब जरा गौर फरमाइएगा, कहता है कि वह एक प्रकार का चावल 50 रुपए प्रति केजी की दर से बेचता है। तो सबसे लास्ट में यहां कह रहा है मिश्रण है 3.2 का, मिश्रण को 64 रुपए प्रति केजी पर बेचता है। डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 3 केजी और 2 केजी को मिला दीजिएगा तो आपको बन जाएगा 5 केजी, और 64 रुपए प्रति केजी वो बेचता है। कितना बेचता है? 64 रुपए प्रति केजी के हिसाब से वो बेच रहा है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, तो मेरे पास 1 केजी का एसपी है 64, 1 केजी का मेरे पास एसपी है 64, प्रति केजी बेचता है। तो भाई साहब मुझे 1 केजी का सीपी भी चाहिए। देखिएगा, तो ये 50 रुपए प्रति केजी है, तो पहला प्रकार का मिश्रण कितना है? 3 है। जरा गौर फरमाइएगा, कितना है? 3 है। तो ये 50 रुपए प्रति केजी है, उसे 20% की हानि होती है। तो 1 केजी का दाम है 50 रुपया, तो आप क्या कर दीजिए, 50 गुने एसपी है। देख लीजिएगा वीडियो जाकर के मेरे YouTube वाले लिस्ट में जाइएगा और उसमें आप देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा डिटेल बताया गया। ये एसपी है 50 केजी का, बेचता है कितनी हानि पर? तो जैसे ही मैं इसको 100/80 करूंगा तो ये बन गया सीपी। 50 रुपए एसपी है, जैसे इंटू 100/80 कर दिया तो ये बन गया सीपी। कितने केजी का? 1 केजी का। डियर स्टूडेंट्स, ये 3 केजी का है। तो जरा ध्यान दीजिए, यहां पर आप गुने कितना कर दीजिए? 3 कर दीजिए प्लस। इतना तक किसका था? 1 केजी का था, गुने 3 कर दिए तो ये 3 केजी का एसपी बन गया। लेकिन साहब मुझे 5 केजी का चाहिए, तो जरा गौर फरमाइएगा, क्या कर देंगे यहां पर? प्लस। कितना है? दूसरा कहता है कि जब वह दूसरी तरह के चावल का मतलब ये वाला 2 केजी चावल को 20% का लाभ होता है। कितना में बेचता है? 72 रुपया में बेचता है, यानी प्लस 72 और इंटू 1 केजी को बेचता है 72 रुपया में और 20% का लाभ होता है। तो मेरे दोस्त, जैसे ही इसको 100 बटा हम 120 करेंगे तो ये सीपी बन गया। 3 केजी का सीपी 3 से गुना कर दीजिए, यह 1 केजी का है, इसको 2 से गुना कर दीजिए। देख लीजिए, पूरा क्वेश्चन फिनिश्ड हो गया। सॉल्यूशन आप खुद करिएगा, मैं सॉल्यूशन करने नहीं जा रहा हूं, नहीं तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। सवाल देखिए, 1 केजी का एसपी है यह, लेकिन साहब यह जो एसपी है यह तो 3 केजी का है, थोड़ा सा और
कितने का एसपी है? 1 केजी का है, दिया हुआ है। लेकिन यह कितने का है? यह जो एसपी है इसको आपने 3 से गुना कर दिया तो ये 3 केजी का एसपी हो गया, प्लस इसको आपने 2 से गुना कर दिया तो यह 2 केजी का एसपी हो गया। यानी इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो यह, माफ कीजिएगा, सीपी, सॉरी फॉर दैट, एसपी यहां पे है 1 केजी का, ये 3 केजी का सीपी बन गया, यह 2 केजी का सीपी बन गया। क्यों बन गया? 72 गुने 100/120। यह 1 केजी का सीपी है, 2 से गुना कर दिए तो 2 केजी का सीपी बन गया, 3 से गुना कर दिए तो 3 केजी का सीपी बन गया। यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 5 केजी का सीपी आ गया। लेकिन साहब यहां तो एसपी 1 केजी का है, तो इसलिए मैंने 5 से उसको भाग दे दिया। यानी 5 केजी के एसपी को 5 से भाग दे दीजिएगा तो 1 केजी का एसपी आएगा। यहां से आपका 1 केजी का एसपी, माफ कीजिएगा बार बार मैं एसपी बोल दे रहा हूं, सॉरी फॉर दैट। यहां से मुझे 1 केजी का सीपी मिल गया। क्या मिल गया? सॉरी फॉर दैट, 1 केजी का सीपी, 1 केजी का एसपी। कहानी ओवर। कैलकुलेशन फास्ट आप कर लीजिएगा, मैं उस पर नहीं पढ़ूंगा। अब आप लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ यानी प्रॉफिट इनटू 100। ये तो फॉर्मूला है साहब। लेकिन फिर लाभ कैसे आएगा जरा ध्यान देखिएगा। लाभ निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? एसपी माइनस सीपी। मैंने पूरे क्वेश्चन का निचोड़ निकाल दिया। 1 केजी का एसपी है, ले लीजिएगा 64, इसको कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा। 100% 64 से कम आएगा, उसी के आसपास आएगा, 61, 62 इस तरह से कुछ आएगा आपका। माइनस सीपी कर दीजिएगा, आपका लाभ निकल जाएगा। इस लाभ वाले वैल्यू को यहां रख दीजिएगा, गुने में 100 कर दीजिएगा, और लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100 में करमूल। और आपका सीपी कितना है? ये जो सीपी आएगा ये यहां पर सीपी लिख दीजिएगा। 5 से भाग क्यों दिया? क्योंकि ऊपर 5 केजी का एसपी था, तो हमको 1 केजी का चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि जितना खरीदा जाए उतनी ही बेची जाए। 1 केजी का एसपी तो है, लेकिन हमारे पास 1 केजी का सीपी नहीं था, 5 केजी का था, तो जितना का सीपी उतना ही का एसपी होना चाहिए। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूज कर जाइएगा। अगर 5 केजी लेके चलते तो यहां पर गुने 5 कर देते तो ये 5 केजी का सीपी बन जाता, और यहां पर फिर 5 से आपको भाग देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यह ऑलरेडी 5 केजी का सीपी है। 1 केजी का था, 5 से गुना कर दिए, 5 केजी का बन गया। तो ज्यादा डिटेल नहीं करना है, बस सिंपल वे में इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और दिमाग पे जोड़ दीजिए कि कैसे सर ने इतनी लंबी चौड़ी क्वेश्चन को कैसे समेट लिया इतनी ही जगह। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जो ऑफलाइन के हमारे बच्चे हैं वो तो खासकर इसको लीजिएगा, मैं उनसे कॉपी चेक करवाऊंगा और फिर से पूछूंगा कि क्या आपने इसको देखा, समझा और बनाया। मैं इसका सॉल्यूशन लूंगा। ऑफलाइन के बच्चे ध्यान से सुन ले। जो हमारे परमानेंट आसनसोल ब्रांच के बच्चे हैं, ऑफलाइन के बच्चे, उनको कॉपी में मुझे दिखाना होगा, और जो ऑनलाइन के बच्चे हैं वो भी इसका एक कॉपी बना ले, स्क्रीनशॉट ले ले। अब सवाल नंबर 2 पे आइए, क्या कहता है 2 नंबर सवाल। इसको डिलीट कर देता हूं, बड़ी खूबसूरती से बताया हूं। सीपीएसपी में एक आध बार मैं इधर उधर बोल दिया हूं, मैं माफी चाहता हूं उसके लिए। यहां पर मैं क्लियर कर दिया। स्क्रीनशॉट जरूर लेंगे आप सब, बड़ी मेहनत कर रहा हूं, आप पसीना देख रहे होंगे मेरा। और कंटेंट अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। इतनी लंबी क्वेश्चन को मैंने कैसे इतनी दूर में बनाया है, आप घर पर अच्छे से सोचिएगा, समझ में आएगा। आइए सवाल नंबर 2 है। 2 नंबर सवाल एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड है। यदि आपने एचसीएफ एलसीएम का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाकर के बेसिक वीडियो देखेंगे, तब आके इसको समझ में आएगा। और जो बच्चे एक्सपर्ट है मैथमेटिक्स में उनको डायरेक्ट समझ में आएगा। अब इतनी लंबी सवाल है, कहता है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 14 है। यदि संख्याओं में से एक संख्या, माफ कीजिएगा यहां कुछ छूट गया है, यदि 2 संख्याओं में से एक संख्या 36 है और लघुत्तम समावर्तक और मौसों का योग कितना है? 270 है। अब देखिए इसको मैं कैसे डायरेक्ट बनाता हूं। मेरे दोस्त आप यहां पर क्या करो, 2 संख्याओं का एलसीएम और 2 संख्याओं का एचसीएफ। एच मतलब एचसीएफ, एल मतलब एचसीएफ। एल मतलब एलसीएम और एच मतलब एचसीएफ। गौर फरमाइएगा,
दूसरी संख्या क्या होती है? तो सबसे पहले कहता है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके मौसों का, यानी जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 14 गुना है। जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 14 गुना है। गौर फरमाइएगा, जरा देखिएगा उधर से क्वेश्चन भी आप देखते रहिए, क्वेश्चन नहीं दिखेगा तो फिर दिक्कत होगा, मैं इधर से बना देता हूं। दो संख्याओं का एलसीएम जो है अपने एचसीएफ का 14 गुना है। अगर हमारा एचसीएफ एक्स हो जाएगा तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? 14x हो जाएगा। क्लियर है? दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके मौसों यानी मौसों का मतलब एचसीएफ का 14 गुना है। एक लाइन में बन गया। आगे देखिएगा, यदि दो संख्याओं में से एक संख्या, इस लाइन की अभी मुझे जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में जरूरत होगी, और लघुत्तम समावर्तक और मौसों का योग, लघुत्तम यानी एलसीएम और एचसीएफ का जो योग है, एलसीएम और एचसीएफ का जो योग है वो है आपका 270, यानी जोड़ दीजिए और यहां पर लिख दीजिए 270। ये आपका हो जाएगा 15x। इसका कुछ समझिएगा, जैसे बनाता हूं आपको वैसे ही बनाना है। आप इसको जब काटेंगे तो 15 एकम 15 और फिर आपका 15 अठे 120, x का वैल्यू 18 आ गया। डियर स्टूडेंट्स, दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है? 18 है। डियर स्टूडेंट्स, दो संख्याओं का एलसीएम कितना है? तो 14x है। तो इसको 14 गुने 18 लिखिएगा, गुना मत करिएगा। जब क्वेश्चन के संदर्भ में गुना और भाग का जिक्र हो, गुना और भाग का सिर्फ जिक्र हो बराबर के दोनों तरफ, तो उसमें कभी भी छोटे छोटे पार्टों को गुना करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपको फिर तकलीफ होगी, दिक्कत होगी, फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ा। अब देखिए क्वेश्चन बन गया 10 सेकंड के अंदर। कहता है कि यदि एक संख्या में से दो में से एक संख्या 36 है, आप जानते हैं कि दो संख्या का जो एचसीएफ होता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, जो प्रोडक्ट होता है बराबर, तो एक संख्या दिया हुआ है, x आपने ऊपर मान चुका है तो x नहीं मान सकते क्योंकि ऑलरेडी आप ले चुके हैं। तो मान लीजिए वो दूसरी संख्या a है। दो संख्या का गुणनफल बराबर, फॉर्मूला होता है दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। देखिएगा, दो संख्या का गुणनफल बराबर दो संख्या का गुणनफल मतलब प्रोडक्ट बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब जरा ध्यान दीजिए, आपका एचसीएफ कितना है? 18 है। अब जरा ध्यान दीजिए, आपका एलसीएम कितना है? 14 गुने 18 है। मैं गुना करने के लिए क्यों नहीं बोला था? देखिए यहां पर आपको फायदा मिल गया, यानी 36 इंटू ए। 18 से काट दीजिए, 18 दूना 36, 2 से काट दीजिए, 2 सते 14, 18 सते 126। देखिए तो आपके स्क्रीन पे सिंपल। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, कितनी खूबसूरती से मैं बनाया हूं। आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, और यदि मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। सारे क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। चलिए इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद का जो सवाल है जरा ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्वेश्चन के साथ, मैं थोड़ा जगह भी छोड़ देता हूं। अब जरा ध्यान दीजिए, अब जो मैं सवाल करने वाला हूं वो द्विघात समीकरण से रिलेटेड है। डियर स्टूडेंट्स, आपने 9th और 10th क्लास में पढ़ा होगा कि दो संख्याओं का मूल, जिसको हम इंग्लिश में रूट कहते हैं, तो यहां पर कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण की पहचान कीजिए जिसका एक मूल 4 + √3 है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, कोई कलम की जरूरत नहीं, बिना कलम का ही बनेगा और फास्ट बनेगा। जरा समझिएगा, जब कहता है कि दो संख्याओं का में से एक का मूल है तो जाहिर सी बात है कि इसका गुणनखंड पॉसिबल है। अब इसका मतलब क्या है? तो ये किसका वैल्यू है? सारा इक्वेशन x² में है, यानी x का दो वैल्यू आता है, जिसमें से एक वैल्यू आपको यहां पर दिया हुआ है, यानी 4 + √3। जब एक मूल आपको दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि इसका गुणनखंड संभव है। इसका गुणनखंड क्या है? संभव है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो x का वैल्यू है आपका किस में है? प्लस में है। मेरे दोस्त, यहां कहने का सेंस ये है कि एक जहां भी x है वहां अगर इस वैल्यू को अगर हम पुट करें तो वहां 0 आना चाहिए। अब इसमें जरा ध्यान से देखिएगा कि इसमें ऑप्शन कैसे कटता है। मेरा x का वैल्यू अगर हम यहां से 4 + √3 लेते हैं तो कॉमन सेंस की बात है, आप इधर देख रहे हैं कि इधर जितने भी साइन है, जो चिन्ह है वो प्लस में है और प्लस में है, और यह भी वैल्यू आपका प्लस में है, तो क्या कोई चांस है कि उसको जोड़ने और घटाने पर 0 आ जाए? कभी नहीं, ऑप्शन कट गया। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या कहा मैंने? x का वैल्यू आपका किस में है? प्लस में है, मतलब दो मूल में से एक मूल आपका दिया हुआ है, तो हम उसी को लेके चलेंगे, इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। अगर इसको प्रोसेस से बनाएंगे दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू।
ध्यान दीजिएगा, दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। यानी यहां एक्स स्क्वायर का 2 वैल्यू होता है, तो आपने देखा होगा कि एक्स स्क्वायर बराबर अगर आपका 2 आता है ना, तो हम लोग एक्स बराबर लिखते हैं प्लस माइनस रूट अंडर 2, प्लस माइनस रूट अंडर 2। लेकिन यहां ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग बदल भी जाता है। अगर कहीं एक्स स्क्वायर बराबर 4 है तो हम लोग को लिखना पड़ता है प्लस माइनस 2। प्रूफ समझिए, अगर हम -2 लेके चलेंगे और x की जगह पर रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा, और +2 के लेके चलेंगे, स्क्वायर करेंगे। जेन्युइन आंसर यही होता है जो हम लोग 9th और 10th क्लास में पढ़ते हैं। बच्चे अभी भी नहीं समझ पाते हैं बहुत सारे कि सर, तो एक वैल्यू तो आपका प्लस में दिया हुआ है, एक वैल्यू किस में दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है, तो दूसरा वैल्यू नेचुरल सी बात है माइनस में होगा, तो हमको उससे भी मतलब नहीं है, क्या टेंशन लेना, सिर्फ उसको लेके चलिए। तो जब आप इस प्लस वाले वैल्यू को इसमें रखेंगे तो इसमें ऑलरेडी सारे के सारे जो एलिमेंट है वो प्लस में है, तो 0 आने का कोई चांस नहीं, तो ये भी ऑप्शन कट गया और आपका ये भी ऑप्शन कट गया। मेरे पास 2 ऑप्शन बच जाते हैं, चलिए उसको चेक कर लेते हैं जल्दी से और फास्ट हम इसका बना लेते हैं। अब जरा समझिए, मैं 2 नंबर ऑप्शन लेता हूं। यहां पर 2 नंबर में है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 13। सिंपल वे में बना लीजिए, x की जगह पर हमको क्या रखना है, 4 प्लस कितना रखना है, 4 प्लस रूट 3 रखना है। डियर स्टूडेंट्स, माइनस है, 4 प्लस रूट 3 रखना है और प्लस 13 रखना है। थोड़ा दिमाग पर जोर दीजिएगा तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्वेश्चन वही बच्चे समझ पाएंगे जिनका बेसिक अच्छा होगा, बाकी आप मेरे चैनल पे जाएंगे और वहां पे सर्च करके देख लेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर 16 होता है, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, 16 और 3 19 कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लिया। 2ab होता है, फॉर्मूला में 2ab होता है, 2 आपका फॉर्मूला में है, a आपके पास 4 है, b आपके पास रूट 3 है, तो 4 दूना 8 रूट अंडर 3 हो जाएगा, टूट गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर देखिए एक लाइन में हो गया। अब देखिए जरा, माइनस 8 चौका कितना 32, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 8 रूट 3 और प्लस 13, देख लीजिए तो ये प्लस में माइनस में, ये प्लस में कैंसिल। अब देखिए, अब यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, बराबर 0 आ जाएगा। खुशी से आपको क्या करेंगे, आप 19 और 13 को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, प्लस 32 आएगा, और प्लस 32 में से माइनस 32 चल जाएगा, तो मेरे दोस्त 0 आ जाएगा। खूबसूरती के साथ आपका 2 नंबर आंसर हो गया। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। 2 ऑप्शन कैसे कट गया, ऐसे ही कट गया। ऑप्शन को भी काटने की कला होती है, अगर आप समझ गए तो इस टाइप का क्वेश्चन आप जीवन में कभी नहीं भूल पाए। आइए अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी खूबसूरती को देखिएगा, वो कितने अच्छे क्वेश्चन है, और जो मैं बताऊंगा आप हतप्रभ हो जाएंगे कि वाह सर क्या बात है। देखिए अब इस 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जरा बारीकी से समझिएगा। ऑफलाइन के बच्चों से मेरा निवेदन है कि आप सारे क्वेश्चन को बनाएंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन को बनाएंगे अच्छे से और कॉपी में बना कर लाएंगे। जो भी ऑफलाइन आसनसोल वाले ब्रांच के बच्चे हैं वो कॉपी में ऑफलाइन बना के लाएंगे, और जो ऑनलाइन के हमारे व्यूअर्स हैं वो भी अपना एक कॉपी बना लेंगे। और धीरे धीरे जब चैनल अच्छा लगे, जब मेरा कंटेंट अच्छा लगे, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए, बड़ी खूबसूरत क्वेश्चन है, इसको बारीकी से जरा आप पढ़िएगा तो सब कुछ निचोड़ एक साथ निकल जाएगा। कहता है कि ट्रेन ए एम से सुबह 6 बजे चलना शुरू करती है और उसी दिन स्टेशन एन पर दोपहर 2 बजे पहुंचती है। मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा आपको, और आपको भी बनाना है मेरे साथ साथ, और जीवन में आज के बाद ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बना कर आना है। चलिए, तो मैं क्या करता हूं, एक स्टेशन M है, चलिए मैं M को ले लेता हूं। दूसरा स्टेशन हमारा N है, चलिए मैं N को भी ले लेता हूं। एक स्टेशन हमने M लिया, दूसरा स्टेशन हमने N लिया। अब आते हैं चलाने की बात आती है। ट्रेन कौन है, A है। डियर स्टूडेंट्स, इस ट्रेन को मैं चला रहा हूं, ये मेरा A वाला ट्रेन है। चलने का टाइम क्या है, तो 6 बजे सुबह, यानी सुबह AM, यानी 6 बजे सुबह का जिक्र है, यानी पूर्वाहन को हम लोग मॉर्निंग का टाइम कहते हैं, और अपराहन का मतलब दोपहर के बाद का। तो 6 बजे चलना शुरू करती है और उसी दिन स्टेशन N पर पहुंच जाती है। यहां के बाद मैं रुक जा रहा हूं। फिर कहता है कितने बजे पहुंच जाती है, ये पहुंचती है 2 बजे। कितने बजे पहुंचती है, ये पहुंचती है 2 बजे, यानी 2 PM में ये पहुंचती है। ध्यान से समझिएगा, बार बार देखिएगा तब समझ में आएगा। अब दूसरे के बारे में पढ़िए। कहता है ट्रेन बी, मैं बी को इधर से लेके चलता हूं,
मैं बी को इधर से लेके चलता हूं, ये हमारा बी। मैंने बी को इधर से, ट्रेन है ये एमएन स्टेशन है, बी से चला और बी से चलने पर 8 बजे सुबह वो निकलती है। गौर फरमाइएगा 8 बजे। यदि आप समझ जाएंगे तो इतनी कहानी करने की जरूरत आपको नहीं है, लेकिन नहीं समझेंगे तो कहानी को समझना पड़ेगा। अब मेरे दोस्त जरा समझिए, 6 बजे चलता है और 2 बजे पहुंच जाता है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि इसको कितना टाइम लगता है, इसको टाइम लगता है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 8 घंटे लग जाते हैं। यानी इसका जो टाइम है वो 8 आवर्स है। डियर स्टूडेंट्स, और जो इसका डिस्टेंस है वो कितना है, x किलोमीटर है। डिस्टेंस कितना है, x किलोमीटर है। यानी यहां से यहां की बीच की दूरी कितनी है, x किलोमीटर है। तो मेरे दोस्त यहां से जाने में उसको 8 घंटा लगा, दूरी आपके पास है तो खुशी से आपका स्पीड भी आ गया। क्या हो जाएगा, x/8 किलोमीटर पर आवर। अगर आप समझदार बच्चे हैं तो इधर वाले का भी आप क्या करेंगे, इधर वाले का भी इसी तरह से ग्राफ बना लेंगे। इधर वाले का भी स्पीड आ जाएगा डायरेक्ट। इसके लिए भी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, x है, और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। जरा ध्यान दीजिए, तो दूरी कितना है, x है। दूरी कितना है, x है। दूरी कितना है, x है। लेकिन यह 8 बजे चलता है और इधर वाला टाइम मैंने नहीं लिखा, और इधर जो ये पहुंचता है वो पहुंचता है कितने बजे, 3 PM में ये पहुंचता है। 7 घंटे इसको लगते हैं, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 7 घंटे लगते हैं। यानी पूरी दूरी x हो गई, अब पूरा टाइम 7 हो गया। देखिएगा, देखने में लग रहा होगा थोड़ा सा ये, लेकिन अच्छे से समझिएगा तो इतनी ग्राफ की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से समझिएगा, एक लाइन में बना लीजिएगा। अब अगली जो लाइन है वो काफी खूबसूरत है, समझिए। कहता है कि कितने बजे इस ट्रेन की मुलाकात होती है, कितने बजे इस ट्रेन की मुलाकात होती है एक दूसरे से, कितने बजे इस ट्रेन की मुलाकात होती है एक दूसरे से। गौर फरमाइएगा, मैंने कहा कि 6 बजे के बाद, 6 बजे के बाद किसी टाइम ये मिल जाता है। 6 बजे के बाद अगर ये इस पॉइंट पे वो मिलता है तो उसको t घंटा लगता है। कितना घंटा लगता है, t घंटा लगता है। मेरे दोस्त, यह व्यक्ति लेकिन 8 बजे चला है ट्रेन, यह 6 बजे ट्रेन चली और यह ट्रेन 8 बजे चली, तो 2 घंटा का तो गैप है ना साहब। अगर ये 6 बजे चला और यहाँ पे ये 12 बजे पहुंचता है, लेकिन वो 8 बजे चला तो वह भी तो 12 बजे ही पहुंचेगा। लेकिन इसको 6 बजे चला तो इसको 6 घंटे लग गए। लेकिन साहब ये तो 8 बजे चला, वह भी 12 बजे ही पहुंचा, तब तो मुलाकात हुई। लेकिन कितने घंटे कम लगे उसको, 2 घंटे कम लगे। किससे, इससे। तो क्या मैं कह सकता हूं इसको यहां से यहां तक आने में कितने घंटे लगे। ये ग्राफ थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, माइंड मत करिएगा। t-2 आवर्स हो गए। क्लियर। अब जरा समझिए, यहां से यहां तक का टाइम दिया हुआ है और चाल आपके पास है। चाल पूरा आधा नहीं होता है, चाल का मतलब एक सीक्वेंस होता है, इतनी दूर का उतनी दूर का। तो अगर हम इतना का टाइम लेंगे तो मेरे पास इतनी की ही दूरी आएगी। तो टाइम है मेरे पास इतना, अब चाल भी दिया हुआ है। ये मत समझिएगा सर चाल तो पूरा है, ये मैटर नहीं करता। चाल का मतलब ये नहीं था कि यहां से आसनसोल तक का चाल क्या है, चाल वही है, फिक्स चाल है। लेकिन हम यहां तक टाइम ले रहे हैं तो डिस्टेंस मुझे यहीं तक मिलेगा। तो क्या मिलेगा, समय गुने चाल। कितना समय, इतना समय, तो चाल गुने समय दूरी होता है, तो इतनी दूरी हमको मिल गया। प्लस चाल कितना है इधर वाले का, x/7 है। टाइम कितना है, t-2 है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां से यहां तक का टाइम t-2 लिया हूं और उसको मैंने गुना किया है x/7 से, तो मुझे दूरी कितनी मिलेगी, यहां से यहां तक। तो यहां से यहां तक की दूरी प्लस यहां से यहां तक की दूरी जोड़ करके क्या हो जाएगा, टोटल दूरी। टोटल दूरी आपने क्या माना है, x किलोमीटर माना है। वीडियो को पॉज करके बार बार देखेंगे। यहां से यहां तक का टाइम था और चाल आपके पास था, इसलिए यहां से यहां तक की दूरी आ गई। अब प्लस यहां से यहां तक की चाल समय है और चाल आपके पास है, तो यहां से यहां तक की दूरी आ गई। दोनों दूरी को जोड़ करके x किलोमीटर हो गया, मतलब टोटल दूरी मिल गई। अब देखिए तो इसमें आप x कॉमन ले लीजिएगा, तो क्या मिला आपके पास, t/8 प्लस क्या मिला, t-2/8। अब बराबर में क्या मिला, x कट गया एक बार में।
गौर फरमाइएगा, एक लाइन में अब बन जाएगा। माफ कीजिएगा, यहां पर 7 है। 8 सत्ते 56, एलसीएम लेने के बाद उधर लेके चले जाइए। अब आप लोग बिगिनर्स नहीं है, इस क्वेश्चन को समझने जो भी वही बच्चे समझ पाएंगे जिनका टाइम एंड डिस्टेंस पर पूरी गहरी पकड़ होगी। 8 और 7 का एलसीएम 56, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लेके चला गया। इधर आप 8 सत्ते 56 करेंगे तो इधर हो जाएगा आपका 70 प्लस इसका 8 से गुना होगा। देखिएगा 8 से क्या होगा एलसीएम लेने के बाद, तो ये हो जाएगा आपका 80, 8 से गुना होगा, माइनस क्या हो जाएगा 8 दूना 16 हो जाएगा। गौर फरमाइएगा, 56 तो आप लेके चले गए हैं, तो कितना मिला आपके पास 15t मिला। क्या मिला 15t। जब इसको जोड़ेंगे तो 6 6 12, 5 6 1 7, 3 से इसको काट दीजिए, 3 बचे 15 और 3 से काटेंगे 24। t बराबर क्या मिला आपको 24/5। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को कोई नहीं बता सकता शॉर्टकट ट्रिक के साथ। जिंदगी में मैं इसकी गारंटी लेता हूं, बड़ी मेहनत से बताया हूं, आप अच्छे से समझ लेंगे। अगर आप समझ जाएंगे, इतनी कहानी की जरूरत नहीं है, आप इतनी दूर में इसको बनाएंगे, एक लाइन में बनाएंगे। सिर्फ समझ लीजिए, पैटर्न समझ गए, आप 10 सेकंड में बना के निकल जाएंगे। लेकिन अभी भी आपका आंसर नहीं आया, क्योंकि आंसर में क्या है, डेसिमल में है, और पूर्वाहन की भी उसमें जिक्र है। शायद जिन्होंने क्वेश्चन लिखा है उसमें थोड़ी सी मिसिंग हो गई है, पूर्वाहन पूर्वाहन पूर्वाहन। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दीजिए थोड़ी सी और, जब इसको आप भाग देंगे तो क्या निकलेगा 4.4/5, 5 का 20 और 4 24/5। अब इसको तोड़ दीजिए, 4 घंटा में है, ये आवर में आया है, 4 घंटे में है, 4 प्लस और 4/5। लेकिन ये तो पूर्ण रूप से घंटा में है, लेकिन यह 1 घंटा से कम है, तो इसको मिनट में बदल दीजिए, 60 से गुना कर दीजिए मेरे दोस्त। 12 बार में 12 चौका 48, 4 घंटे 48 मिनट नहीं है कहीं भी। ये पूछ क्या रहा है आप समझिए, 4 घंटे 48 मिनट। 4 घंटे 48 मिनट क्या आया है, टी का वैल्यू आया है। 4 घंटे 48 मिनट, ये टी का वैल्यू आया है। मैंने क्या कहा था, 6 बजे के टी घंटे बाद उसकी मुलाकात होती है, 6 बजे के टी घंटे बाद उसकी मुलाकात होती है। तो अब ये 6 में जोड़िए, 4 7 8 9 10 बजकर 48 मिनट पे। आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन में कितना दम है, कितनी चीज मैंने बता दिया आपको। घंटा से मिनट, मिनट से घंटा कैसे होता है, कैसे सीक्वेंस बनाया जाता है। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मेरे यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने की शिद्दत के साथ कोशिश करें। मिलता हूं इसी जोश और जुनून के साथ। दैट्स ऑल।